हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित कुमार। हमारे आज के इस भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आंसर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे आज के इस सेशन में फिजिक्स के मापन और मात्रक चैप्टर से संबंधित यानी यूनिट एंड मेजरमेंट से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर जानेंगे। ये सभी प्रश्न पिछले विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी आने वाले परीक्षाओं जैसे कि रेलवे, एसएससी और अन्य जो अलग अलग स्टेट लेवल्स के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न है, एक डाइन किसके बराबर है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ए है 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी 10⁵ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डी 10⁻⁵ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम समझेंगे कि ये डाइन क्या है, डाइन क्या चीज़ है। तो जिस प्रकार बल का एसआई सिस्टम में यानी एसआई मात्रक पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, आप सभी जानते होंगे। तो उसी तरह से एक मात्रकों की पद्धति होता है सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, यानी कि सीजीएस यूनिट सिस्टम में बल को डाइन में मापा जाता है। तो जिस प्रकार से एसआई में न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 न्यूटन बराबर। ठीक, तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक डाइन बराबर कितना होगा। तो एक डाइन बराबर जो होता है वो 10⁵ न्यूटन होता है और 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, यानी 10⁵ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये जो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसको हम न्यूटन भी लिख सकते हैं, यानी 10⁵ न्यूटन हो गया। अगला प्रश्न है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस हैं, स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ, सोनार, साइक्लोट्रॉन और सीस्मोग्राफ। यानी सूर्य की तस्वीर लेने के लिए, सूर्य का तस्वीर प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। सूर्य का फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सन स्पॉट को, ऑप्शन बी सोलर रेडिएशन, ऑप्शन सी हवा के ताप को, ऑप्शन डी पौधे के ताप को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सोलर रेडिएशन। अब ये सोलर रेडिएशन क्या होता है? सोलर रेडिएशन को हिंदी में सौर विकिरण भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे आसमान में बहुत सारे असंख्य तारे हैं और उन तारों के अंदर उनकी ऊर्जा प्राप्ति के लिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है। उस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान बहुत तरह के रेडिएशंस निकलते हैं, विकिरण निकलते हैं। उसी रेडिएशंस को हम लोग सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण कहते हैं। तो उस सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, थर्म किसका मात्रक है? इसके लिए 3 ऑप्शन यहाँ स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसके लिए ऑप्शन ए है शक्ति का, ऑप्शन बी ऊष्मा का, ऑप्शन सी प्रकाश का। तो थर्म जो है ऊष्मा का मात्रक है। ऊष्मा को थर्म में मापा जाता है। ऊष्मा के और अन्य मात्रक होते हैं, जूल, कैलोरी। तो उसी प्रकार थर्म भी जो है एक ऊष्मा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 देखते हैं। एक्स किरणों के तरंग की लंबाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों यानी एक्सरे जो होता है उसका तरंग की लंबाई यानी जिसको तरंग दैर्घ्य भी कह सकते हैं या वेवलेंथ भी कह सकते हैं, यानी एक्सरेज के वेवलेंथ को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, ऑप्शन बी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, ऑप्शन सी जीएम काउंटर, ऑप्शन डी साइक्लोट्रॉन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग एक्स किरणों के तरंग की लंबाई मापने के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। यानी इसमें देखना है चारों दिए गए ऑप्शंस में से कि किस मात्रक का प्रयोग ऊष्मा के मापन के लिए नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड का प्रयोग तापमान मापने के लिए यानी टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी कैलोरी, कैलोरी का प्रयोग ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी अर्ग, अर्ग जो है ऊष्मा का CGS मात्रक है। और ऑप्शन डी जूल ऊष्मा का SI मात्रक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रश्न में ऑप्शन ए सही है, यानी सेंटीग्रेड का प्रयोग ऊष्मा का मापन के लिए नहीं किया जाता है, यानी ये ऊष्मा का इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले समझते हैं कि ये बैरल क्या होता है। तो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल है तो उसका व्यापार में इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसी मात्रा का उपयोग करके वहाँ इसका व्यापार किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो उसको बैरल कहा जाता है। तो उस बैरल में लगभग 159 लीटर होता है। तो इस तरह देखा जाए इस ऑप्शन के हिसाब से चारों में से तो 159 लीटर यानी कि ऑप्शन बी सही है। तेल का एक बैरल 159 लीटर के लगभग बराबर होता है। अगला प्रश्न है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक एक मात्रक है जिसका प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं। तो इसके लिए स्क्रीन पे 3 ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। ऑप्शन ए जल की शुद्धता, ऑप्शन बी जल की गहराई और ऑप्शन सी जल का बहाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जल का बहाव मापने के लिए क्यूसेक का इस्तेमाल किया जाता है। क्यूसेक द्वारा जल का बहाव यानी कि किसी नहर में या किसी नहर में जल का कितना बहाव हो रहा है, कितना मात्रा में जल बह रहा है, तो उसको मापने के लिए जब हम किसी मात्रा का प्रयोग करेंगे तो उस क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। वो क्यूसेक मात्रा है जिसका प्रयोग जल का बहाव मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, दाब की इकाई क्या है। दाब यानी प्रेशर, प्रेशर का इसमें से कौन मात्रक है देखते हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन वर्ग मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दाब का मात्रक निकालने के लिए देखते हैं दाब का फॉर्मूला क्या होता है। प्रेशर P = F/A, जहाँ F बल है और A क्षेत्रफल है। यानी इसी से अगर हम इसका मात्रक निकालें तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, बहुत उच्च ताप को मापने के लिए हम किस तापमापी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में मरकरी तापमापी, बी प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी और सी ताप वैद्युत उतापमापी। इनमें से कोई नहीं। तो मरकरी तापमापी ऑप्शन ए है। तो इसका प्रयोग जनरली निम्न ताप मतलब नॉर्मल तापमान मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि हमारे मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए मरकरी थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी जो है साधारण भट्टियों का तापमान जो कि लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन सी जो है ताप वैद्युत उतापमापी, ऑप्शन सी यही इसका सही जवाब है इस प्रश्न का कि ताप वैद्युत उतापमापी का इस्तेमाल बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में तरंगों की आवृत्ति, बी तरंग की लंबाई, सी तरंगों की तीव्रता और डी तरंगों की स्पष्टता। तो हर्ट्ज जो है एक हमारे वैज्ञानिक थे साइंटिस्ट जिनके सम्मान में उनके नाम पे इस मात्रक का नाम रखा गया है हर्ट्ज। और हर्ट्ज का इस्तेमाल जो है तरंगों की यानी वेव की फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति मापने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए हर्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है, हर्ट्ज मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे और ये बहुत ही जाना पहचाना प्रश्न है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी रोएंटजन। रोएंटजन नामक साइंटिस्ट ने, रोएंटजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष समझते हैं इसके बारे में कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा
एक वर्ष यानी कि 365 दिन में जितनी दूरी तय की जाती है, मतलब एक वर्ष के समय में सूर्य का प्रकाश जितना दूरी तय करेगा उसी दूरी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब सोच सकते हैं आप कि यह कितनी लंबी दूरी होगी, क्योंकि एक सेकंड में सूर्य का प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं और एक साल में सूर्य का प्रकाश कितना दूरी तय करेगा, और उसी एक साल में सूर्य के प्रकाश द्वारा तय किए गए दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। आखिर इस एक प्रकाश वर्ष इतने बड़े दूरी की मात्रा का क्या आवश्यकता है? तो कहा जाता है कि जब हम दो ग्रहों या दो तारों या सूर्य से पृथ्वी के बीच किसी अन्य ग्रह या तारों के बीच की दूरी जब मापते हैं तो वो दूरी बहुत बड़ी होती है, और उस बड़ी दूरी को मापने के लिए इस बड़े मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है, और इस प्रकार यह दूरी का मात्रक है। तो कहा जाता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिक रहा हो, नहीं। ऑप्शन बी है वह वर्ष जिसमें प्रकाश हल्का रहा हो, नहीं। सी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। अगला प्रश्न है पार्सेक किसका मात्रक है? पार्सेक के बारे में समझते हैं। पार्सेक के बारे में कहा जाता है कि पार्सेक भी एक खगोलीय दूरी मापने का यानी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मापने का एक मात्रक है, यानी कि दो तारों, दो ग्रहों या पृथ्वी से किसी तारे या किसी ग्रह दूर स्थित किसी ग्रह की दूरी को मापने में इस तरह के बड़े मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो पार्सेक इस प्रकार से दूरी का मात्रक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रक्तदाब मापने का यंत्र इनमें से कौन है? रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर। देखा होगा आपने कि जब कोई बीमार होता है किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके शरीर के ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब को मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करता है। उस यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसके लिए भी 4 ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन ए रेडियन, तो ये रेडियन तो ठोस कोण का मात्रक नहीं होता, रेडियन जो है समतल कोण का मात्रक होता है। अगला ऑप्शन है स्टेरेडियन बी, ऑप्शन सी मोल, ऑप्शन डी डिग्री। तो मोल जो है पदार्थ की मात्रा का मात्रक है और डिग्री जो है साधारण कोण का मात्रक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी स्टेरेडियन। स्टेरेडियन यानी कि ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। अगला प्रश्न है 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? मेगावाट जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का या विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो ऑप्शन ए है 10⁻10 वाट, ऑप्शन बी 10⁻6 वाट, ऑप्शन डी 10⁻9 वाट और 1000 वाट। तो कहा इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 1 मेगावाट 10⁻6 वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट 10⁻6 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है अति तीव्र चाल मापने की इकाई मैक होता है। 5 मैक से अधिक की चाल को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले समझेंगे कि मैक क्या होता है। मैक नंबर या मैक संख्या क्या होता है? तो कहा जाता है कि जब हमारे आसपास चलने वाले जो धीमी गति से चलने वाले जो वाहन हैं, वस्तु है, जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, ट्रेन, बस, तो इन सब की गति को मापने के लिए जनरली हम लोग किलोमीटर घंटा या मीटर प्रति सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। परंतु कुछ ऐसे गतिशील वस्तु है जिसकी चाल काफ़ी उच्च होती है, जैसे कि रॉकेट जो छोड़े जाते हैं, रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं अंतरिक्ष में, या फिर एयरक्राफ्ट है, इन सब की गति, या मिसाइल्स जो छोड़े जाते हैं, इन सब की गति काफ़ी उच्च और तीव्र होती है। तो उनकी गति को मापने के लिए मैक संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहा जाता है कि उनकी गति को हवा में ध्वनि की गति से तुलना किया जाता है, यानी कि उस गतिशील वस्तु की गति ध्वनि के गति के जितना गुना होगा उसको उतना मैक कहा जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि किसी वस्तु की गति हवा में ध्वनि की गति के बराबर है, यानी कि ध्वनि की गति अगर 340 मीटर प्रति सेकंड है हवा में और उस वस्तु की भी गति उतनी है, तो उस वस्तु की गति को 1 मैक कहा जाता है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि 5 मैक, यानी कि ध्वनि की गति से 5 गुना से भी ज़्यादा तेज़, यानी कम से कम ध्वनि की गति के 5 गुना चाल से जब कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसके चाल को क्या कहेंगे? तो कहा जाता है कि जब ध्वनि की गति से 5 गुना चाल से, यानी कि 5 मैक से जब चल रहा है, उससे अधिक चल रहा है कोई वस्तु, तो उस तरह के वस्तु के चाल को हम लोग हाइपरसोनिक कहते हैं। यानी कि 5 मैक से अधिक की चाल को हाइपरसोनिक कहा जाता है। अगला है संवेग का विमीय सूत्र निम्न में से कौन है?
संवेग का फॉर्मूला होता है P = m/v, जहाँ m द्रव्यमान है और v जो है वेलोसिटी यानी कि वेग है। m का विमीय सूत्र कैपिटल M होता है और v का हम विमीय सूत्र अगर निकालें तो v का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, और मीटर यानी लेंथ तो इसका l लेंगे विमीय सूत्र में, कैपिटल L होता है, और ये प्रति सेकंड है तो प्रति सेकंड को हम लिखेंगे t यानी टाइम, और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इस पर -1 पावर आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि संवेग का विमीय सूत्र जो है ऑप्शन सी है, इसमें mLT -1, ये सही उत्तर है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान कितना होता है। खगोलीय इकाई क्या है पहले ये समझते हैं। तो खगोलीय इकाई का इस्तेमाल अंतरिक्ष में दूरियों को मापने के लिए किया जाता है, यानी अंतरिक्ष से जब हम दूरी मापते हैं तो उस दूरी को मापने के लिए एक मात्रक के रूप में खगोलीय इकाई का भी प्रयोग किया जाता है। खगोलीय इकाई जो होता है पूरे वर्ष भर में पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो दूरी होता है, इस दूरी को हम लोग कहते हैं, ये अर्थ और ये अगर सन है तो इस अर्थ और सन के बीच की दूरी को पूरे एक वर्ष में इस दोनों के बीच का जितना औसत दूरी होगा उस दूरी को हम एक खगोलीय इकाई कहते हैं, और इसका मान जो होता है वह 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होता है, सदिश पहले समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले। तो कहा जाता है कि भौतिकी में यानी फिजिक्स में दो प्रकार के राशि होते हैं, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने के कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं। इसका सबसे पहला टर्म्स है कि उसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होनी चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए, और जो सदिशों के जोड़ने का यानी वेक्टर्स के एडिशंस के जो कुछ नियम बनाए गए हैं उस नियम का पालन करना चाहिए, तभी वह राशि सदिश कहलाएगा। यानी कि अगर इन दोनों नियम का पालन नहीं करता है, यानी उसके पास जो है दिशा और परिमाण है परंतु दिशा नहीं है, तो भी वह अदिश होगा। अगर परिमाण और दिशा दोनों हैं और अगर वह सदिशों के जोड़ का नियम का पालन नहीं करता है तो भी वह राशि अदिश होगा। तो इसमें है विद्युत धारा, इसके पास दिशा भी है और परिमाण भी है, परंतु यह सदिशों के जोड़ का नियम का पालन नहीं करता है, अतः यह अदिश राशि है। अगला द्रव्यमान, इसके पास परिमाण यानी मैग्नीट्यूड है परंतु कोई दिशा नहीं होती द्रव्यमान का, तो इसलिए ये भी अदिश राशि है। अगला तापमान, इसका भी मैग्नीट्यूड होता है परंतु इसकी भी कोई दिशा नहीं होती है, तो ये भी अदिश राशि है। तो इस तरह से इनमें से कोई भी सदिश राशि नहीं है, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एवोगाड्रो नियतांक का मान कितना होता है। एवोगाड्रो कांस्टेंट यानी एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो ये जो है एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद करने का है, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6.023 × 10⁻23, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एवोगाड्रो कांस्टेंट का मान, एवोगाड्रो कांस्टेंट का मान होता है 6.023 × 10⁻23। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई जहाज की स्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या है। कहता है महासागर में डूबी हुई जहाज का पता लगाने के लिए, तो इस तरह का वस्तु अगर कोई समुद्र के अंदर है, समुद्र में डूब जाता है, तो उस तरह के वस्तु का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग सोनार कहते हैं, SONAR। इसका फुल फॉर्म होता है ए से साउंड, एन से नेविगेशन, ए से एंड और आर से रेंजिंग, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है, जिसका इस्तेमाल समुद्र की गहराई मापने में या समुद्र के अंदर किसी डूबी हुई वस्तु का पता लगाने में किया जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा सोनार, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक निम्न में से कौन होगा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। ऑप्शन बी न्यूटन प्रति मीटर, यह पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, और ऑप्शन सी जूल पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये दोनों बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी दोनों ही उत्तर सही, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर और जूल प्रति मीटर स्क्वायर दोनों ही पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है, एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब
तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक वायुमंडलीय दाब जो होता है 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। या इसी को लिख सकते हैं, पास्कल को लिखा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कह सकते हैं कि एक वायुमंडलीय दाब 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से ये 25 प्रश्न, ये आखिरी प्रश्न था। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।